हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियाई, एनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक डेंसिटी और मेटालिक कैरेक्टर। तो यहाँ तक आपकी जो है टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम देखते हैं। आपको पता है जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हों या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के हो या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हो, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, मान लिया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर हम बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये जो है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें आप अगर देखें तो ये सारे, आपको पहले बताया जा चुका है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। ठीक है, जो सारे मेटल्स हैं तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनमें टेंडेंसी होती है टू फॉर्म, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, कि मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। मेटालिक बॉन्ड आपको पढ़ाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, अलग अलग थ्योरी से मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ज्यादा चलती है, तो मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। और आप अगर इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के हिसाब से मेटालिक बॉन्ड को देखें तो मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए इन सबको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इन सबको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो साथ में हम ये भी बता चुके हैं, अभी आगे और पढ़ाएंगे आप लोगों को, और चीजें बताएंगे कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करें आयरन, तो आयरन आप लोग जानते हैं Fe2+ में भी रहता है और Fe3+ में रहता है। मतलब फेरस के फॉर्म में भी रहता है और फेरिक के फॉर्म में भी मिलता है आपको। तो आयरन फेरस भी मिलता है और फेरिक भी मिलता है। मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है इनमें। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर बेसिकली हम देखें तो जो है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा स्ट्रांग क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, ये हम बोलते हैं कि ये स्ट्रांग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर इस स्ट्रांग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मजबूत जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इनको अगर तोड़ना है आपको, मतलब इसको अगर भाई सॉलिड से अगर गैस में बदलना है आपको, अगर सॉलिड से आपको गैस बनाना है तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो अगर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आपको तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है मेटालिक बॉन्ड से, कि जो मेटालिक बॉन्ड है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो जरा सा देखते हैं कि अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखिए, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ये निकालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी इनके पास होती है, सब चूंकि सारे मेटल, सब में इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है, सब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इनके पास, जैसे स्कैंडियम होता है 4s2 3d1, तो यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर टाइटेनियम आते हैं 4s2 3d2, यहां पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर वैनेडियम आते हैं 4s3 3d3, यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर क्रोमियम आते हैं 4s1 3d5, यहां पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1,
यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 6, क्योंकि आपको पता चला डी वाले है ना, डी में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एस में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी में 5 अनपेयर्ड, मतलब टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज होता है 4s2 3d5। अब इसमें मैग्नीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन क्या होता है 4s2 3d6, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं 4। अगर आपको देखना हो तो यहां से देख सकते हैं, इधर से हम आपको सब सिखाए दे रहे हैं। जैसे मान लिया ये 4s है और ये 3d है, ठीक है। सबसे पहला है 4s2 3d1, 4s2 3d1, देखिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये है 4s2 3d2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। ये है 4s2 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। ये है क्रोमियम है 4s1 3d5, 4s1 3d5, देखिए 5 है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पे देखिए आयरन में अगर आप देखेंगे तो 4s2 सॉरी क्रोमियम का मैग्नीज देखेंगे तो 4s2 3d5, देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आयरन 3d6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 3d7 और कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 0, फिर कॉपर में 1 और यहां पे 0। तो अगर आप देख रहे हैं तो शुरुआत के 4 एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ रही है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो 3 से 6 हो गया, और फिर उसके बाद देख रहे हैं लगातार घट रही है। आप ये ध्यान दीजिए, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में ये इलेक्ट्रॉन निकलने का भी ऑर्डर है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, बॉन्डिंग हमारी मेटालिक बॉन्डिंग जो हो रही है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। मेटालिक बॉन्ड हमारा मजबूत बनेगा। मेटालिक बॉन्ड मजबूत बनेगा तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहां पे देखिए, यहां पे स्कैंडियम तो नहीं लिखा हुआ इस ग्राफ में, टाइटेनियम लिखा हुआ। टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में देखिए मेल्टिंग पॉइंट देखिए यहां पे दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रोमियम तक बढ़ रहा है। क्रोमियम के बाद देखिए 6 से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्रोमियम के बाद मैग्नीज का कम हो गया, मैग्नीज का कम हो गया, और उसके बाद फिर मैग्नीज से आयरन का कम होना चाहिए था, मैग्नीज से आयरन का कम होना चाहिए था, लेकिन फिर आयरन का फिर बढ़ गया। आप देख रहे हैं यहां पे एक इरेगुलरिटी आ गई यहां पे बीच में। मतलब हालांकि होना यही चाहिए था कि पहले ऐसे होना चाहिए था, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से कम निकलने लगते हैं तो थोड़ा सा झुकना चाहिए था, मतलब मैग्नीज का कम, फिर आयरन का उससे कम, फिर कोबाल्ट का उससे कम, फिर निकल का उससे कम, कॉपर का उससे कम, यही होना चाहिए था। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि जो मैग्नीज है उसका बहुत कम हो गया है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है Mn जो होता है, जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है 4s2 3d5। 4s2 3d5 में देख सकते हैं कि ये जो है ये हाफ फील्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है। और आपको पता है ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब बहुत कम निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो मेटालिक बॉन्डिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। मेटालिक बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी तो फिर जो है आसानी से आप तोड़ सकते हैं इन्हें, और आसानी से तोड़ जाएंगे, मतलब कम टेम्परेचर में ही टूट जाएंगे, और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आयरन, अब चूंकि इसका बहुत कम हो गया था तो आयरन का इससे तो ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि आयरन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, देखिए +2 +3 बनाता है, तो आयरन उससे कम। फिर कोबाल्ट होगा जो आयरन से भी कम होगा, कोबाल्ट और कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर निकिल में और कम है, फिर कॉपर देखिए बिल्कुल नीचे पहुंच गया, कॉपर में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिंक देखिए यहां पे मैंने लिखा ही नहीं है, जिंक यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। क्यों, क्योंकि जिंक में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, मतलब खत्म है, मान के चलिए कोई मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं, जरा से आप एनर्जी दीजिए काम हो जाएगा, तुरंत वो मान के चलिए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो जैसे ही आप एनर्जी देंगे ये सॉलिड से
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं सेम यही होगा किसमें, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में। जो ऑर्डर आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखने के लिए मिला हुआ है वही ऑर्डर आपको मिलेगा सेकंड में। देख लिए वाई नहीं लिखा हुआ, ZR NB MO बढ़ रहा है, उसके बाद फिर TC की एकदम कम हो गई क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा, फिर RU RS और PD और यहाँ पे AG, देखिए AG का बहुत कम हो गया है। सेम यही आपको ऑर्डर देखने के मिल रहा है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। और थर्ड में आपको देखिए यहाँ पे टंगस्टन और टंगस्टन के बाद RE, यहां पे हाफ फील्ड होना चाहिए था, यहां पे हाफ फील्ड के लिए इसका बहुत कम होना चाहिए था, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां पे हाफ फील्ड इतना ज्यादा जो है मेजर नहीं होता है, इतना ज्यादा फैक्टर नहीं बनता है। इसीलिए जो है शुरुआत के देखिए पहले 4 एलिमेंट, शुरुआत के जो एलिमेंट हैं ये यहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े थे टंगस्टन तक बढ़ते चले गए, उसके बाद कम होते चले गए। तो ये तो हो गया पीरियड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है, चाहे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पीरियड हो या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का पीरियड हो या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का पीरियड हो। कोई भी ट्रांजिशन सीरीज का अगर पीरियड है उसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसका ग्राफ मैंने आपको बना दिया। लेकिन इसी ग्राफ में एक चीज और देख सकते हैं आप, क्या, अगर हम बात करें ग्रुप्स की, अगर हम किसकी बात करें, ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो 5 एलिमेंट लिख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वाई, ZR, NB, MO, TC और यहाँ पे LA, HF, TA, W, RE। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। 3 ट्रांजिशन सीरीज के मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, उससे आप कंपेयर कर देंगे। देखिए आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। और जब न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, भाई देखिए मान लिया ऊपर वाला इतना बड़ा था, छोटा था क्योंकि शेल, नीचे वाला थोड़ा साइज बड़ा हो गया और इसके नीचे ना थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ज्यादा अंतर नहीं होता है सेकंड थर्ड में, लेकिन हाँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। जब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा Z इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा था अपनी तरफ, वो क्या हो गया, कम हो गया। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जब न्यूक्लियस को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बिना इलेक्ट्रॉन के बनना नहीं है। मतलब जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा एटम उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतना ही ज्यादा होंगे। इसीलिए देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए ऊपर सबसे लिखे हुए हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नीचे से ऊपर जाने बढ़ रहा है ना। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखिए ऊपर लिखी हुई है, क्यों ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि इनके लिए Z इफेक्टिव की वैल्यू बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेंगे तो फिर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से काम दिखाई पड़ेगा। वही उससे कम किसकी होगी, इसकी होगी, और उससे कम किसकी होगी, इसकी। क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। इसका साइज छोटा होने से क्या हो गया, इसका साइज बहुत छोटा होने से ये काम दिखाई पड़ा आपको कि जो है इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ ये है कि ये लाइंस जो होती हैं, ये दोनों लाइंस अगर आप एक्चुअल ग्राफ गूगल पे देखेंगे तो ये जो दोनों लाइंस होती है बहुत पास होती हैं। पास क्यों होती है, क्योंकि डिफरेंस थर्ड और सेकंड और थर्ड में बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस बहुत पास होती हैं और नीचे वाली लाइन थोड़ा सा दूर होती है, नीचे होती है। ठीक है, तो ये आप ग्राफ में थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। तो ये तो हो गया, हमने दूर दूर इसलिए बना दी क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि आपको विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पास पास बनाते तो थोड़ा हौच पौच हो जाता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दूर दूर बना के दिखा दिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये दोनों लाइन बड़ी पास होती है। पास क्यों होती है, क्योंकि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हालांकि इसका कम होता है इसका ज्यादा होता है तो सही है, क्योंकि साइज में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है, लेकिन लगभग एक दूसरे के कंपेरेबल होते हैं।
तो ये तो हो गई बात मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे चेंज होता है, अप टू डाउन किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे चेंज होता है, ये ग्राफ कैसे मिलता है, और अप टू डाउन जाने पे अगर जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसे कैसे चेंज होता है। यहां पे अगर ध्यान देने वाली बात है कि जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। आप इस ग्राफ में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें 3 ट्रांजिशन सीरीज पढ़नी थी। 3 ट्रांजिशन सीरीज में जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो लास्ट एलिमेंट होते हैं जिंक, मरकरी और कैडमियम, ZnHgCd, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। इन सबका कॉन्फ़िगरेशन होता है D10, इनका भी D10, इनका भी D10 और इनका भी D10। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी, इन तीनों में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन तीनों में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम लोग जनरली हम लोग मरकरी देखते हैं। आप कभी भी देखिए थर्मामीटर जो पुराने वाले आते हैं तो उसमें मरकरी, या फिर आप केमिस्ट्री लैब में आप थर्मामीटर देखिए पुराने जो होते हैं हम लोगों के पास, उसमें जो है मरकरी होता है अंदर। तो मरकरी को कभी आप, मरकरी मेटल को आप देखिए तो मरकरी जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में मतलब उसका वो मेल्ट हो चुका होता है, रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट हो जाता है? क्योंकि आपको पता है मरकरी जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D10 है। जो मरकरी है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D10 है। और जब मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन D10 है, मरकरी का जो कॉन्फ़िगरेशन D10 है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो फिर जो मेटालिक बॉन्ड होंगे क्या होंगे? बहुत कमजोर होंगे, वीक मेटालिक बॉन्ड। और जब मेटालिक बॉन्ड कमजोर होंगे तो फिर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मान के चलिए कितना होता है? तो जो Hg का मेल्टिंग पॉइंट है वो है -38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वो 0 डिग्री से पहले बहुत पिघल जाता है, मतलब -38 डिग्री में ही पिघल जाता है। तो रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं हम लोग। मतलब क्या होता है, जो मरकरी है वो 38 डिग्री पे ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से। इतना का मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत वीक होते हैं। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इन सब के मेटालिक पॉइंट जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, बहुत वीक होते हैं। मरकरी का जनरली पूछा जाता है उस क्यों होता, अब कितना होता है? तो इतना होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं बहुत वीक होते हैं, बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, कम टेम्परेचर पे टूट जाते हैं, -38.5 डिग्री पे टूट के लिक्विड स्टेट में बना देते हैं। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में ही मिलता है। ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर में मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का आपको पूरा एप्लीकेशन भी बता दिया मैंने। सबसे ज्यादा किसका देखने के लिए मिला? टंगस्टन का। कम किसका देखने के लिए मिला? इन सब का। इसमें मरकरी का हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि मरकरी का ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में ये तो हो गई मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन यहां पे आप देख रहे हैं, जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता चलेगी, जब तक ये नहीं पता चलेगा कौन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, भाई ये भी तो देखना है आपको। अभी आज मैंने ये बता दिया है कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है, उसके बाद फिर कम होने लगती है। ये तो बताया है। हम जब आपको बताएंगे, जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे एक एक चीज क्लियर करेंगे कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी होती है, कौन किसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। तब तक के लिए जो है इतना जो पढ़ा दिया गया है और इससे पीछे के टॉपिक से उसको रिवाइज करिए, इसको पढ़िए, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे लास्ट में ये चीज और ध्यान रखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मेल कर दीजिए। तो मेल मैंने आपको बता दिया है, मेल एड्रेस हम दे ही चुके हैं आपको। तो ये आप कुछ भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए इसको पढ़िए। ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।